नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के सामने मैं लेकर के हाजिर हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास की यहाँ पर 8वीं क्लास। और इससे पहले जो आप लोग की 7 क्लासेज हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप एक बार जरूर इन प्रश्नों को करके जाइए, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को सही कर लेते हैं, मैं कहता हूँ आप किसी भी टेस्ट सीरीज का, किसी भी आयोग के किसी भी परीक्षा का आप जो है संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं, ऐसा मान लीजिए। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं, इसमें थेसिस होती है, इसमें जरूरी प्रश्न होते हैं, जहाँ से जो है पिछले साल के प्रश्न पूछा जाता है और जहाँ से एग्जामिनर जो है चीज़ों को उठा रहा है, इन द सेंस वहाँ से वो पूछने का प्रयास कर रहा है। तो इन क्लासेज को देखिए और इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करिए। इससे पहले 7 क्लासेज नहीं देखे, देखो अभी बहुत समय बचा है, इतने दिन में मेरी इतनी बड़ी क्लास भी नहीं होती। ऑन एन एवरेज 40 मिनट की क्लास मेरी है, आप 7 क्लास देखना, मुश्किल से 280 मिनट, यानी कि 5 घंटे में अधिकतम आप पूरी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ जो है आप लोग के यहाँ पर। ठीक है, देखिए भैया आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो है गांधी जी से शुरुआत करेंगे और गांधी जी के लेकर गांधी जी के बारे में पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और आज हम लोग लगभग ये मान के चलिए कि देखिए ये जो आज टॉपिक होने वाला है, ठीक है, गांधी जी के बाद से आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में या किसी भी और भी मैं कह रहा मेरा कहने मतलब कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वहां पर जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर गांधी जी के बाद से सबसे ज्यादा प्रश्न, मतलब अगर आपके 20 प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो उसमें से ये मान के चलिए कि 10 प्रश्न अकेले जो है गांधी जी के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम होते हैं उसमें से आते हैं। बाकी 10 में जो है आपके क्या जैसे यूरोपियों का आगमन से हो जाएगा, या फिर उससे पहले होम रूल लीग, या फिर जो है विभिन्न तरह के जो क्या नाम है क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं वहां से। लेकिन अकेले 10 प्रश्न जो है गांधी जी के आने के बाद से पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के आने के बाद से, तो इसलिए जरूर से जरूर करिए। मैंने आपको बता दिया कि कितना वेटेज जो है इस टॉपिक का है। ठीक है, तो चलिए भैया आज की क्लास को शुरू करते हैं समय ना गवाते हुए। सभी को यहाँ पर फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए भैया यहाँ पर महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये गुजरात के काठियावाड़ राज्य के पोरबंदर में, ये काठियावाड़ प्रोविंस था, ठीक है, और यहीं पर इनके पिताजी दीवान भी थे, गांधी करमचंद गांधी जी उनका नाम था। और इनकी पढ़ाई वैसे कानून की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में की थी। और 1898 में जो है ये अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के केस में जो है साउथ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पर ये फिर 1914 तक रहे, मतलब केस के सिलसिले में गए थे। लेकिन वहाँ पर जा करके इन्होंने पूरा एक जो है आंदोलनों को कैसे जीना है, आंदोलनों के साथ कैसे चीज़ों को हासिल करना, उसकी रूपरेखा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही खींची थी। और उसके बाद फिर देखिए, और वहाँ पर देखिए 2 फेज हैं, 1894 से लेकर, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, 1894 से लेकर 1906 और 1906 से 1914, ये 2 फेज ऐसे थे जो ये माने जाते हैं कि इन्होंने अलग अलग स्वरूप में जो है वहाँ पर, पहले जो 1894 से 1906 तक था, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो स्ट्रगल किया था वो मॉडरेट, मतलब जो है वो पहले आवेदन लिखते थे कि सरकार हमारी बात सुने, सरकार हम लोग के साथ करे, मतलब आप समझ गए ना। तो उसके लिए उन्होंने ये जो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका भी ये जो है वहाँ पर निकाले थे, ठीक है, इस दौरान, समझ गए। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर देखिए, फिर जब 1906 से 1914 का होता है तो उन्होंने क्या पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर ये होता है कि गांधी जी जब आपके जो है इसके बाद 1906 के फेज में जब आते हैं तो यहाँ पर वो जो है सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। विरुद्ध का मतलब फिर वो सरकार से कुछ हाथ नहीं जोड़ते हैं, सीधे कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, यहीं से शुरुआत होती है। और जो ये पैसिव रजिस्टेंस एसोसिएशन की इन्होंने जो स्थापना की थी, वो दरअसल उस समय जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में, जितने भी लोग रहने वाले हैं, कि उनको अपने साथ सारी सर्टिफिकेट और अपने क्या नाम है फिंगरप्रिंट ले करके चलना है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया कौन इतना लेकर के चलेगा, और वैसे भी ये लोग मजदूर लोग हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इसी के लिए उन्होंने ऐसा एसोसिएशन बनाया था और कहा था कि अगर आपको नहीं लेकर चलना है, इन्होंने साफ जो है आह्वान किया था। और गवर्नमेंट की बात उन्होंने सिरे से नकार दिया था, पूरी एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। और ऐसे उन्होंने जो है पोल टैक्स जो लिया जा रहा था उसके खिलाफ किया था। दक्षिण अफ्रीका में जो क्रिश्चियन को छोड़ के अन्य तरीके से शादी किए हुए थे, उनकी शादी को जो है क्या नाम है इलीगल ठहराया गया था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी,
ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर ये भी था कि बहुत से लोगों को ऐसा था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि भैया क्यों नहीं जा सकते, ऐसा क्या है कि जो है ये नहीं जा सकते। तो इन 3-4 चीज़ों पर उन्होंने बहुत ही अच्छा, ये 1906 से 1914 के बीच में किया था। और ये 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो गांधी जी से ही संबंधित है और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था, ठीक है। ये जिस्ट है, यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में क्या था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को लेकर के उनके कम 10 एक ही जो चीज़ पूछा जाता है कि उनको ट्रेन से ढकेला गया था, कहाँ ढकेला गया था, ये सब चीज़ें तो फिर बहुत बेसिक हो जाती है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं इतनी बेसिक चीज़ों पर यहाँ नहीं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप इतना बेसिक तो जान ही रहे, क्योंकि आपने 1-2 बार कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हो, जानते हैं क्या है। और जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे और उस समय भारत में होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, और वो उस लीग के जो आंदोलन चल रहा है उसके पक्षधर नहीं थे। ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर सच्चाई है। चलो यहाँ पर बताइए, इसे सही सुमेलित करना है। चलो माय डियर, इसे सही सुमेलित करिए। चंपारण सत्याग्रह, हम आप देखो ये भारत आते हैं और भारत आने से ही यहाँ से प्रश्नों की बौछार अब चालू हो जाती है, ठीक है। चलो पहला है यहाँ पर कि इसमें बताइए चंपारण सत्याग्रह क्या था, अहमदाबाद मिल हड़ताल क्या था, खेड़ा सत्याग्रह क्या था। तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, प्रथम भूख हड़ताल कौन सा था, प्रथम असहयोग आंदोलन कौन सा था, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, इसका क्या होगा। तो भारत में भैया इनका प्रथम सत्याग्रह अगर कुछ था, मतलब प्रथम अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह था। आपको पता है चंपारण आपके बिहार में हो रहा था, जहाँ 3/20 भाग पर इंडिको उत्पादन करने की बात की गई थी, और यहीं पर जो है ये गांधी जी गए थे, यहीं पर जो है क्या राजेंद्र प्रसाद जी से मिले थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आपको पता है, जहाँ पर वेतन वृद्धि को लेकर के जो है चीज़ें की गई थी। और खेड़ा सत्याग्रह में आपको पता है क्या कि वहाँ पर जो है खेड़ा सत्याग्रह में, अरे क्या कहते हैं, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि हाँ 1/4 जो है रिवेन्यू, जो क्या नाम है 1/4 भूमि पर जो रिवेन्यू था उसे बढ़ाने की बात की गई थी। और यहाँ पर ये क्या नाम है, सरदार पटेल जी से मिले थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या, ए जी भैया, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। आपको पता लग गया ना कि चंपारण कहाँ से मिले थे, अहमदाबाद कहाँ से, और ये खेड़ा कहाँ से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जी भैया, रोलेट एक्ट आपको पता है कि उसी समय जो है रोलेट एक्ट जैसा कानून लाया गया था, क्योंकि उस समय आपको पता है, अभी आप लोगों ने 7वीं क्लास अगर की होती तो आपको पता होता कि रोलेट एक्ट आया क्यों था। रोलेट एक्ट आने का मेन कारण यह था क्योंकि उस समय बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे देश में स्टार्ट हो गई थी, तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है ऐसे कानून को लाया गया था, ठीक है। तो बताइए इसका क्या कारण था, मतलब इसमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। और उस समय दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वार भी तो हो गया था। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, डी। जी भी देखिए, इसे जो 1919 में पास किया गया था, और इसे जो है बिना ट्रायल के आपको 2 साल तक जेल में भेज सकते थे, और इसके विरोध में जितने भी निर्वाचित थे वो सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। ये भी बात सही है। तो ये सारी जो है चीज़ें यहाँ पर आप बिल्कुल ही सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। बस गलत एक ही है क्या कि इसमें अपील के लिए कोर्ट जाने की अनुमति थी ना भैया। 3 सदस्यीय समिति होती थी, वो 3 सदस्यीय जो पैनल होता था वो जो एक बार बोल देते थे वही अंतिम होता था, और इसके विरोध में आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते थे। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात थी, ठीक है। वैसे जो है इसका, अगर आप इस एक्ट को ओरिजिनली देखेंगे तो इसका ओरिजिनली नाम जो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट, जी भैया ये 1915 में लाया गया था, ठीक है। रेगुलेशन एक्ट जो 1915 में लाया गया था, इसी में जो है अन्य चीज़ों को जोड़ करके 1919 में एक इस मतलब इसी एक्ट में अमेंडमेंट करके 1919 में सुधार किया गया था। अब इसका नाम रोलेट एक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि रोलेट कमीशन स्थापित किया गया था इसको लेकर के, तो इसी कमीशन के जैसे इसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे एग्जैक्टली देखा जाए तो डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट जो 1915 था, उसी में क्या अमेंडमेंट या उसी में सुधार करके 1919 में इन नियमों को उसमें जो है रखा गया था, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, रोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब देते रहिए माय डियर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या महात्मा गांधी जवाब दिया, जी भैया महात्मा गांधी जी ने इसे जो है रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे मानवाधिकार और सभी तरीके के अधिकारों का हनन है कि आप बिना किसी भी छोटी छोटी आधारों, मतलब उस समय ऐसा था कि अगर आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं, पेपर में कुछ लिख रहे हैं, तो आपके पेपर में कुछ लिखने की वजह से भी अगर सरकार को गलत लग रहा है तो आपको रोलेट एक्ट के अंतर्गत उठा लिया जाएगा, समझ गए, इतना तक उसमें था। तो इसीलिए जो है इन्होंने इसे काला कानून कहा था।
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है, जवाब दीजिए। चलिए भैया बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन गलत कौन सा है, इन चारों में बताओ गलत कौन सा है, बस इतना आपको बताना है। सत्याग्रह की शुरुआत, जलियांवाला बाग हत्याकांड, सत्याग्रह की समाप्ति और जो है हंटर कमीशन की घोषणा, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल देखिए इस यहाँ पर तीन चार चीज़ें होती है। एक तो सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, फिर उसके बाद क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। तो ये तीनों चीज़ें इतनी पैरेलल में हुई थी ना कि इन तीनों को लेकर कई बार छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो भैया उसमें आप लोग समझिए, पहले सत्याग्रह हुआ था, फिर उसके बाद खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब सत्याग्रह, फिर खिलाफत और क्या कहते हैं जो एक दूसरे के साथ जो सरकार का साथ नहीं देना, फिर क्या सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका गलत पूछा जा रहा है, तो गलत क्या है, सत्याग्रह की समाप्ति और हंटर कमीशन की घोषणा। ठीक है, तो यहाँ पर हंटर कमीशन की घोषणा कब की गई थी भैया, तो यहाँ पर सही जवाब है सत्याग्रह की समाप्ति। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 25 अप्रैल जवाब दिया ना भैया, सत्याग्रह की जो समाप्ति थी भैया आपकी, वो जो है इस तारीख को नहीं हुई थी। ठीक है, ये 18 अप्रैल को, कब 18 अप्रैल को जो है यहाँ पर इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट के विरोध में जो है जगह जगह क्या होते हैं लोग जो है एक तो सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है, आप समझिएगा रोलेट एक्ट के विरोध में। तो जब रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है जो 6 अप्रैल को हो जाती है, उसके बाद सब लोग जो है क्या अपने अपने जगहों पर इसका विरोध करने लगते हैं। तो उसी विरोध में जो है जो आपके क्या नाम है, पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, किचलू और सत्यपाल को जो है क्या जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उन्हीं के जो है विरोध में क्या लोग जो है प्रदर्शन करने लग जाते हैं पंजाब में। तो उसी के लिए जो है क्या नाम है, बैसाखी के दिन जो जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और वहीं पर जनरल डायर आकर के बिना कुछ सोचे समझे उन लोग पर क्या गोलीबारी कर देते हैं। ठीक है, गोलीबारी कर देते हैं। फिर उसी के लिए लेकर के जो है क्या हंटर कमेटी बैठाई जाती है किसके, सरकार के द्वारा। ठीक है, वैसे इसे तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कहते हैं, लेकिन हंटर कमीशन के हंटर जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसीलिए क्या हंटर कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, समझ के। और इसे फिर और जब ये कांड हो जाता है 13 तारीख को, तो उसके बाद जो है इसी के विरोध में आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी अपना टाइटल भी छोड़ देते हैं और 18 अप्रैल को गांधी जी क्या कहते हैं कि सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा भी कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी देखो चारों चीज़ें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। मैंने एक प्रश्न में इन सारों चीज़ों को आपको बता दिया। अगर आप चारों चीज़ों को समझ गए तो जान के चलो आप इनमें से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करने वाले हो। मुश्किल से 1 मिनट में मैंने आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन करा दिया। सोचो 1 मिनट, मैंने कहा ना कि ये नॉर्मल की तरह नहीं होने वाला भैया, ये कुछ अलग क्लास होने वाली है। आप इसे पढ़कर देखिए। और एक चीज़ और, शेयर कर दिया करो यार, इतनी बढ़िया क्लास लेकर के तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखो ये जो नाम है चीमन लाल, देखो ये जो आपका नाम है, देखो एक बार समझना, चीमन लाल, हरीलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये 3 नाम आप जाने रहेगा। इसमें से पूछ सकता है, वैसे पूछ सकता है जो हंटर कमीशन बना था उसमें 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया था। 3 भारतीयों को जो इस हंटर कमीशन में शामिल किया गया था वो 3 भारतीय यही थे भैया, चिमन लाल, हरीलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस द्वारा जी भी देखिए, इसे हंटर कमीशन तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी जो अनऑफिशियली थी, क्योंकि कांग्रेस अपने द्वारा बना रही थी, सरकारी तौर पर थी नहीं। तो उनके द्वारा जो समिति बनाई उसमें कितने लोग थे, चलिए मैं नाम लिखता हूँ, आप लोग एक बार याद करिए कितने लोग थे, बाकी मैं नाम लिख देता हूँ जिससे आप लोग को याद रहे कि कितने लोग थे। ठीक है, चलिए बताइए। आप लोग दिमाग लगाइए, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही देखिए जलियांवाला बाग आपके इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह रखता है प्रश्नों के दृष्टि से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ बैठ के नाम लिख रहे हैं, क्या करें भैया, एक बार आपके सामने लिख देते इससे आप लोग को अच्छा लगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 लोग थे। नाम मैंने आपके सामने लिख दिया, सामने इसलिए लिखता हूँ जिससे आप लोग के दिमाग में बैठे, अच्छे समझ में, क्योंकि अब एक बार जब मैं लिख रहता हूँ तो आप लोग अगर उसे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आता है। ठीक है, तब दिमाग में छपता है, चीज़ें छप रही होती हैं। मैं लिख नहीं रहा होता तब आप दिमाग में उसके, मैं आपके दिमाग में प्रिंटिंग कर रहा होता हूँ। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे,
अब देखिए भैया, अब समझिए यहाँ से, यहाँ पर सत्याग्रह की जो है लगभग बातें खत्म हो जाती है, जलियांवाला बाग। अब इसके बाद चालू होता है हम लोग का क्या, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ गए? तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस क्लास को आप पढ़िए, फिर बताता हूँ ना कितना ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आज इसी क्लास में कितना प्रश्न करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए जो इसके अध्यक्ष आपके जो है महात्मा गांधी जी को बनाया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। समझ गए? ओके। और आपको पता है कि चलिए खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको अभी डिटेल में और बताऊंगा। बाकी हंटर कमीशन की जो चीज़ें आई थी तो उसने जो है जनरल डायर को कोई बहुत अच्छा चीज़ें, खैर ये सब चीज़ें आप लोग को जानना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना डिटेल में पीसीएस पूछता नहीं। आईएएस में पूछ लेता है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया था, अब तो वो भी नहीं पूछता। अब तो भी बड़ा अलग चीज़ इस तरीके से पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं। सिवरेज की संधि, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, असहयोग आंदोलन की घोषणा मतलब, और कलकत्ता स्पेशल सेशन, बताओ इनमें से कौन सी तारीख जो है सही सुमेलित है, बताइए। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया। अच्छा, सिवरेज की संधि पता है किससे संबंधित है? ये आपके जो है ब्रिटिश और क्या नाम है तुर्की के बीच जो हुआ था, ब्रिटिश और तुर्की के बीच जो हुआ था, ये उससे संबंधित है। क्योंकि देखो खिलाफत आंदोलन इसे तुर्की को लेकर के ज़्यादा प्रभावशाली था, इसीलिए आपको ये संधि के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या डी दिया, देखिए ये आपका सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है। कलकत्ता जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था वो सितंबर 1920 में हुआ था। और इस सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था, दरअसल इसी में यही था कि जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने वाला था, ठीक है, उसी को जो है सपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था। और इसमें कहा गया था कि हम सारे जितने भी लोग हैं वो क्या स्कूलों का और कॉलेजों का बायकॉट करेंगे। जो कानूनी तरीके से कोर्ट हैं और जस्टिस हैं और जो पंचायत हैं वो मतलब पंचायतों के जरिए होगा, ना कि कोर्ट के जरिए जो है कानून का काम होगा। और जितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको बायकॉट करने की बात की गई थी, ठीक है। फॉरेन के कपड़ों को मतलब विदेशी कपड़ों को छोड़ करके खादी कपड़े पहनने की बात की गई थी। और साथ ही साथ जो है जो गवर्नमेंट द्वारा क्या नाम है टाइटल्स मतलब जो उपाधियां दी गई थी उसे छोड़ने की बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसी असहाय कलकत्ता स्पेशल सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, इसी में चीज़ें कही गई थी, ठीक है। समझ गए? और इन्होंने ये भी कहा था कि जब तक स्वराज नहीं स्थापित हो जाता यहाँ पर तब तक जो है हम इसे करते रहेंगे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी तो समझते हो ना, असहयोग आंदोलन, लाल पार्टी कॉन्फ्रेंस और सिवरेज संधि, मैंने उसको पहले ही बता दिया। आंदोलन के दौरान मुस्लिमों को सेना से इस्तीफा देने का आग्रह किसने किया था? चलो बताओ, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही ये प्रश्न का जवाब दे सकता है, ठीक है। और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पीसीएस में जो है पीएससी जो एग्जाम्स होते हैं ना डियर, उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपसे खेलता है। तो ये पता है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ो तो बिल्कुल गलत नहीं करोगे। तो अली बर्दाश्त, देखिए आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि जो आपका पूरा ये खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ना, इस पूरे आंदोलन में दो व्यक्ति पूरे इतिहास में बहुत अच्छे जाने थे। एक तो गांधी जी जो पूरे प्रेसिडेंट ही बना दिए जाते हैं कि इन्हीं के देख रेख में सारी चीज़ें होनी है, और दूसरा अली ब्रदर्स जो मुस्लिम लीग की तरफ से बहुत बड़ा लीड कर रहे होते हैं पूरा। जैसे कांग्रेस की तरफ से, ये तो गांधी जी तो ओवरऑल हो जाते हैं लेकिन एक कांग्रेस के थ्रू आए होते हैं ना, उसी तरह से मुस्लिम ब्रदर्स जो अली ब्रदर्स जो है मुस्लिम लीग से आए होते हैं, ठीक है। समझ के चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, बीसी पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जीएस खरपड़े, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो आप लोग का यहाँ पर सेशन होता है, क्या नाम है, कलकत्ता में जो स्पेशल सेशन मनाया जाता है, उसके बाद जो है दिसंबर 1920 में जो देखिए, दरअसल आप लोग को एक चीज़, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा ध्यान से तो आप लोगों ने कांग्रेस का सेशन देखा होगा, वो उस साल के आखिरी में जो है होता था, जिसमें उस साल के संबंधित चीज़ों पर चर्चा होती थी, साथ ही साथ अगले साल या अगले आगे को लेकर के क्या चीज़ें की जानी है उस पर चर्चा होती थी, ठीक है।
तो ये दिसंबर बुलाया जाता था। तो स्पेशल सेशन बीच बीच में बुला लिए जाए, या कुछ सेशन नॉर्मली भी दिसंबर के अलावा बुलाया गया, वरना मेनली ज़्यादातर आप 70 से 80% सेशन आप दिसंबर में ही देखेंगे। ठीक है, तो ये दिसंबर वाला सेशन जो नागपुर में होता है डियर, ठीक है, नागपुर में, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी, यहाँ पर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है समर्थन दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहीं पर देखो, यहीं पर 2-3 चीज़ें और की जाती है। यहीं पर भाषाई, एक मिनट, मैंने इससे संबंधित प्रश्न भी बनाया हुआ है शायद, नहीं, अच्छा नहीं बनाया, चलो हाँ। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, 2-3 चीज़ें होती हैं। यहीं पर जो है आपका भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की जाती है। ठीक है, भाषाई आधार पर। और उसके बाद साथ ही साथ गांधी जी जो है यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जब तक नॉन कोऑपरेशन, तब तक 1 साल के लिए, जब तक, उन्होंने ये कहा था बेसिकली, समझो, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कर दे तो हम 1 साल में जो है, 1 साल में हम क्या स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। इसी में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस सेशन में कहा था कि हम 1 साल में स्वराज स्थापित कर लेंगे अगर इसे पूरी तरीके से किया जाए। तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर में सेशन हुआ था, इसी में कहा गया था। अब देखो यहीं पर दिक्कत क्या होती है, यहीं पर कुछ लोग जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस क्या नाम है, एक कांग्रेस और क्या नाम है मुस्लिम लीग के मिलने से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो खिलाफत आंदोलन होता है वो बहुत बड़े तौर पर देखा जाए तो धार्मिक आंदोलन होता है। इससे बहुत से लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस छोड़ते हैं, एनी बेसेंट भी कांग्रेस छोड़ती हैं, और GS खरपड़े जो लिखा है ये भी छोड़ते हैं। साथ ही साथ आपके BC पाल भी छोड़ते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी छोड़ते हैं। ये 5-6 लोग जो बड़े इंपॉर्टेंट है छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इतना नाराज़ होते हैं कि वो अपना अलग से क्या इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन भी स्थापित कर लेते हैं। लिबरल मतलब समझते हो ना, आज की डेट में तो लिबरल होना एक गुनाह है आज की ऐसा समाज है, लेकिन लिबरल जो है उसमें अच्छी बात है। लिबरल हमेशा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति। यार हम अपनी सोच से क्यों दूसरे पर थोपे, मैं तो बार बार कहता हूँ, क्यों? तुम अगर अंडा खाते हो तो जरूरी थोड़ी ना अगला अंडा खाए, या तुम नहीं खाते हो जरूरी थोड़ी ना अगला ना खाए। उसकी पसंद, उसकी ज़रूरत हो सकती है, उसकी बॉडी की नीड हो सकती है। ठीक है, एक बेसिकली एग्जाम्पल बताया मैंने। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, अब देखो भैया क्या होता है। ये खिलाफत आंदोलन ये पूरा तरीके से लागू हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, और इसमें जो है पूरी तरीके से लागू होने के बाद क्या होता है, अभी मैंने बताया ना कि 31 अगस्त 1920 को जो इसे लॉन्च कर दिया जाता है फॉर्मली तौर पर। और उससे पहले तिलक जी का, हाँ 1 अगस्त को तिलक जी की हत्या होती है, मृत्यु होती है, हत्या नहीं मृत्यु होती है। हत्या मतलब कोई मारे, मृत्यु मतलब आपको अचानक से अपने स्वयं तरीके से आप मरते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को ही तिलक जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ये क्या नाम है, खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो चौरा चौरी की घटना कब होती है माय डियर, तो चौरा चौरी की घटना आपकी होती है यहाँ पर ये कुछ ऐसे फरवरी, हाँ 5 फरवरी 5 फरवरी 1922 को जो है यहाँ पर होती है क्या। अब देखो इस यहाँ पर भी एक रोमांचक बात है। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ये घोषणा करते हैं, आपके कहाँ से जी भैया, बारदोली से। बारदोली से ये घोषणा करते हैं कि सरकार जो है क्या नाम है, हमारी बातों को माने, वरना हम क्या नाम है, सिविल डिसोबीडियंस यानी क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च कर देंगे। अब समझना यहाँ पर खिलाफत आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वो 1 फरवरी 1922 को जो है उन्होंने कहा था कि हम मतलब क्या नाम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है घोषित मतलब चालू कर देंगे। तो समझना एक आंदोलन सत्याग्रह हुआ, उसके बाद ये हुआ, अब यहाँ पर ये आ गया, समझ गए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये हो जाता है। तो उसके बाद फिर गांधी जी क्या करते हैं भैया, क्या नाम है, उसकी घोषणा कर देते हैं कि हम जो है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए ना, उसका इसी कांड के बाद गांधी जी कहते हैं बस ख़त्म करो, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि ये चीज़ आप हमेशा जानिएगा, सरकार के पास सारे तरीके हैं आपको खामोश करने के, बस सरकार चाहती है आप एक बार थोड़ा सा वायलेंट होकर के देखिए। फिर हमारे पास तो हो जाता है ना कि आपने पहले पत्थर फेंका, उन्हें इतना ही देखना है और कहना है, उसके बाद उनके पास गोली, पत्थर, हथियार, तंबाकू, क्या कहते हैं, चाकू, सब है उनके पास। ठीक है, आप फिर वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? और हाँ, मार्च, उसी के बाद मार्च 1922 में गांधी जी को फिर क्या नाम है, जेल भी हो जाती है। और वो खुद कहते हैं कि मुझे जेल होनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ये जो चीज़ें हुई। गांधी जी ऐसे नहीं कहलाते यार,
वास्तव में उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो आज सोचता हूँ आज के बराबर उनके जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने नेता रहकर भी कभी नेता बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हमेशा एक समाज सेवी ही बने रहे। तो चलिए बताइए यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है। तो इसका सही जवाब भैया सी आर दास। सी आर दास जी देखिए क्या इसके अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी आपके मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। सी आर दास जी इसके क्या है अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जी जो है इसके उप सेक्रेटरी थे, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नवंबर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली थी। चलिए बताइए कुल कितनी सीटें मिली थी। और जो ये आपका पार्टी नहीं बना था स्वराज खिलाफत पार्टी, वो जो गया सेशन होता है तो गया सेशन के बाद ही जो है वो होता है, क्योंकि प्रश्न पूछा सकता है कि किस सेशन के बाद या किस सेशन के दौरान जो है यहाँ पर। तो गया सेशन जो होता है दिसंबर 1922 में, ठीक है। मैंने बताया ना ज़्यादातर दिसंबर में होते हैं, तो दिसंबर 1922 में जो गया सेशन होता है उसी के बाद जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या जिसे स्वराजिस्ट पार्टी कहते हैं की स्थापना करते हैं। बेसिकली इन लोग की मांग यही होती है कि जब तक आप लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, गांधी जी जेल में होते हैं और सारी चीज़ें अस्त व्यस्त होती, तो ये कहते हैं क्यों ना हम लोग विधान परिषद में अंदर जाएं और सरकार के कामकाज को प्रभावित करें और अपने इससे भी हम जो है देश का कुछ फ़ायदा ही करेंगे और देश के लिए भला करेंगे। इतनी बात ही, इसीलिए इन्हें स्वराजिस्ट और जो इसके विरोध में थे उन्हें नो चेंजर मतलब जो बदलाव नहीं चाहते हैं। तो इसका सही जवाब भैया कुल 141 सीट थी। 141 सीट में जो है यहाँ पर 42 सीटें जीत करके आए थे। माफ़ करेंगे यहाँ पर 42 होना चाहिए था, मेरी नज़र तुरंत पड़ी इसलिए मैंने कहा 42 सीटें होनी चाहिए थी। तो 42 सीटें जो है यहाँ पर वो जीत करके आए थे टोटल 141 में। और चुनाव आपका कब हुआ था भैया नवंबर 1923 में, ठीक है। दिसंबर 1922 में आपका क्या नाम है स्वराज पार्टी बनती है और इसके बाद नवंबर 1923 में चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस वाले नहीं तैयार होते, लेकिन अंततः गांधी जी को फिर यहाँ मध्यस्थता करनी पड़ती है, चीज़ें थोड़ी सेटल होती हैं। जब ये चुनाव जीत करके आते हैं तो उसके बाद गांधी जी जो है कहते हैं कि ठीक है आप जाइए और करिए, और उसके बाद गांधी जी इंप्रेस भी होते हैं इनके काम से। बेलगांव जो सेशन होता है 1924 में, जिसमें एकमात्र जो है गांधी जी ने अगर पूरा कहीं अध्यक्षता की थी तो एकमात्र जगह थी बेलगांव। बेलगांव में उन्होंने क्या किया था अध्यक्षता की थी जो 1924 में दिसंबर में हुई थी। वहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि ठीक है आप चुनाव जीत करके आए हैं, आप जाइए काम करिए और स्वराज जो है कांग्रेस के एक इंटीग्रल मतलब कांग्रेस के एक भाग के रूप में ही काम करेगा और चीज़ों को लेकर के चलेगा। समझ गए, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, निम्न में से कौन 1925 के केंद्रीय विधान परिषद में स्पीकर के पद पर चुना गया था। देखिए भैया ये जो चुनाव हुए थे ना बहुत बड़ी एक उस समय, आज की डेट में तो आप लोग नहीं समझेंगे इसका मतलब। उस समय इसका मतलब स्पीकर क्या होता है, अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे स्पीकर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति सारा करता धरता है, और जो स्पीकर चुना जाता है वो जान के चलिए कि अगर वो जिसे पसंद कर ले वो उनके मनमाफिक कुछ भी कर दे। और जो बेचारे नहीं होते, आप अगर आज की पॉलिटिक्स देख रहे होंगे क्या होता है, स्पीकर किसी का इस्तीफ़ा जो है तुरंत मंजूर कर देता है, किसी का स्पीकर जो है इस्तीफ़ा सालों सालों लटका देता है। मतलब चीज़ें देखिए क्या होता है कि जैसे एक आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है क्योंकि 10 शेड्यूल के अनुसार। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है उसका ऐसे पड़ा रहता है, वो 55 साल पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है लेकिन स्पीकर उस पर कुछ काम ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात थी। तो इसका सही जवाब क्या, विट्ठल भाई पटेल। जी भैया ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है, क्या नाम उस समय स्वराज्यों की, कि उन्होंने जो है स्पीकर के पद पर जो है अपना एक भारतीय को स्थापित किया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है, एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले, बहुत छोटी सी बात है। हाँ चलो, यहाँ पर देखो क्या होता है कि दिसंबर 1900 एक मिनट क्या कहते हैं 1930 में जो आपका अधिवेशन होता है, क्या नाम है, लाहौर कांग्रेस का, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। आपको पता है, अभी आप पढ़ेंगे भी, यहीं पर जो है ना इसी को लेकर के फिर ये स्वराजिस्ट जो है बाहर चले आते हैं सरकार से, और यहीं से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी शुरुआत होती है। तो ये भी जानिएगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप ये सारे जो 1930 में इसके आसपास ये बाहर चले आते हैं। और चुनाव कब जीते होते हैं भैया, ये 1923 के आसपास जीते होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये रहा, ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाब दिया जी भैया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, बस एक वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता ना, इस समय जब आपका ये आंदोलन चलने वाला था, तो इस समय जो एक पीरियड था, इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक उबाल सा था, क्योंकि होता नहीं है कि उन लोगों को एक तो आज़ादी भी चाहिए, तो ऊपर से उनको एक ईंधन भी दे दिया गया था सत्याग्रह और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा। 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बनने की नींव डाली थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कहाँ पर भैया ये हुआ था जिसने, देखिए आप इसके बारे में अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर आप देखा जाए तो CPI जिसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी न्यू जो है देखा जाए तो ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद जो आपका क्या आज के समय में आपके उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहाँ पर MN रॉय द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन फॉर्मली या लीगली तौर पर जो है ये आपके इंडिया में पहचान, क्योंकि भारत के बाहर इसकी स्थापना की गई थी ना डियर, आप समझिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद इंडिया में एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर जो है फॉर्मली तौर पर CPI के फॉर्मेशन की बात हो जाती है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूँ जिससे हर चीज़ों को समझ में आए, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ये आदत है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, कानपुर। जी भैया कानपुर में जो है ये 1925 में जो है आपके ये कॉन्फ्रेंस की जाती है, और यहीं पर जो है CPI के बनने की जो है फॉर्मल तरीके से न्यू डाल दी जाती है, ठीक है। और आपको पता है ना कि इन लोग का जो फेज होता है करीब 1920 से लेके 1929 तक, 1920 से लेकर के 1929 तक जो है कम्युनिस्टों का जो है बहुत गहरा प्रभाव होता है, हमारे जो है कम्युनिस्टों का बहुत गहरा प्रभाव होता है उस समय हमारे देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में, ठीक है। अच्छा आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये दोनों कम्युनिस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि इनमें ये कम्युनिस्ट ही थे, इतना आप जानते। सुभाष चंद्र बोस जी तो पूरे तरीके से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इनके अंदर 70% कम्युनिस्ट वाली सोच थी। जब आप इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल अशफाकुल्लाह रोशन सिंह राजेंद्र लहरी किससे संबंधित थे? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, काकोरी डकैती। आपको पता है ना, ये सारे लोगों ने मिल करके अपना क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी, जिसकी स्थापना कहाँ पर, अक्टूबर 1924 में आपके कानपुर में की गई थी, ठीक है। और इन लोगों ने उस समय मैंने बताया नहीं बहुत बड़ा उबाल था, तो उस समय जो है उबाल के रूप में ये ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे सरकार को दिक्कत हुई। बेसिकली सरकार को दिक्कत देना चाहते थे और अपने आप को मजबूत और सरकार के छक्के छुड़ाना चाहते थे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने काकोरी डकैती का प्लान किया था, लेकिन वो फेल हो जाता है। लेकिन क्या ही किया जाए, ठीक ही है। चलो वो ट्रेन को जो है काकोरी के पास लूटने का प्लान था इनका, लेकिन वो फेल हो जाता है और 17 लोगों को जेल होती है, जिसमें से फिर ये 4 लोगों को 1 2 3 4 लोगों को फांसी होती है। बाकी टोटल 17 लोग उस समय पकड़े जाते हैं, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन नहीं जुड़े हुए थे? जी भैया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि इससे ऐसे ऐसे लोग निकले थे जिसने पूरे इतिहास में अपनी जगह बना दी थी, अमिट छाप छोड़ दी, इसे कहते हैं अमिट छाप। तो कौन नहीं जुड़े हुए थे भैया? जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, CR दास जी भैया। बाकी ये तीनों क्या, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल, ये सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। जो आपकी स्थापना की गई थी कानपुर में और 1924 में भी मैंने बताया, उसमें जो है इन्हीं लोगों ने मिल करके क्या अहम भूमिका निभाई थी और पूरी जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, और क्या कहते हैं एक हिसाब से आर्म्ड विद्रोह, आर्म्ड मतलब क्या, जिसे क्या कहते हैं, मतलब गोला बारूद टाइप का जो विद्रोह इन्होंने किया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ था? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए किसकी अध्यक्षता में भैया हुआ था?
तो दरअसल सितंबर 1928 में, आप जब तक सोचिए, मैं आपको बता दूँ, सितंबर 1928 में दिल्ली में इन लोग का कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इन्हीं चारों में से एक व्यक्ति ने की थी, और उन्हीं के बाद जो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया था। ठीक है, अब अच्छा मैं बताऊँ इनसे जुड़े जुड़े कौन थे, आप नाम केवल सुनिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ऐसे बड़े बड़े लोग, और आपके चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बड़े बड़े लोग इससे जुड़े थे। अब भैया इन्हीं की अध्यक्षता में, चंद्रशेखर आज़ाद जी की अध्यक्षता में इसका नाम बदला गया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए भैया थोड़ा सा छोटा करते हैं, काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना। बताइए इन चारों में से किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, चलो बताओ, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बस कुछ ही देर में क्लास कर, क्योंकि 40-45 मिनट से बड़ी मैं क्लास कराता ही नहीं हूँ भैया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितना आप पढ़ें अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें, और बहुत ही कंठस्थ तरीके से पढ़ें। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, देखिए समझिएगा। पहले आप समझिए कि जो है सबसे पहले क्या होती है, केंद्रीय विधान परिषद में बमबारी होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है आपके आज़ाद जी की मृत्यु हो जाती है, जो फरवरी 1931 में आज़ाद जी की मृत्यु हो जाती है, फरवरी 1931 में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, फिर आपको जो है 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को आपको इन तीनों को फांसी दी जाती है। अब फिर क्या, उस एक मिनट माफ़ करेगा, इससे पहले एक कांड हो जाता है, ये क्या नाम है, जतिन दास जी की भूख हड़ताल से मृत्यु। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, आपको ए दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। ये मैं भूल गया था, माफ़ करेगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसी को जवाब सही माना है तो वेरी गुड, आप सही हैं, मैं भी सही हूँ, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग था, हो जाती हैं। चलो, चिटगांव शस्त्रागार छापा के प्रमुख नेता कौन थे। जी भैया, चिटगांव शस्त्रागार छापा, देखिए ऐसा नहीं कि इसमें केवल वही थे, मतलब प्रमुख नेता की मैंने बात की। दरअसल चीज़ें जब होती हैं ना, तो उसमें कोई लीड कर रहा होता है, बाकी तो उसके साथ होते ही हैं। ठीक है, और वो फिर उन्हीं के नाम पे जाना जाता है। जैसे गांधी जी के नाम पे क्यों जाना था, क्योंकि उन्होंने लीड किया था। ऐसा नहीं केवल गांधी जी की वजह से ही हमें आज़ादी मिली ना, ऐसा वो गांधी जी स्वयं भी नहीं कहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरी वजह से, तो खुद कहते थे कि आप लोग के, प्रत्येक भारतवासी के सहयोग से हमें आज़ादी मिली है। तो भैया जो चिटगांव शस्त्रागार छापा था, ये 1930 के अप्रैल में जो है हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना काल क्रमानुसार के प्रश्न में आ जाए तो गलत मत करिएगा। और इसमें प्रमुख थे भैया सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन जी दरअसल क्या चाह रहा था कि जो शस्त्रागार जहाँ पर वहाँ पर जो है लूट मार करके जो है सारे शस्त्रों को अपने पास करने की, लेकिन उसकी भनक लग जाती है और ये पकड़े जाते हैं, और बाद में जो है फरवरी 1933 में ये पकड़े जाते हैं। फरवरी 1933 में ये जो है पकड़े जाते हैं, और फिर उसी के आसपास जनवरी 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, जनवरी 1934 में इनको फांसी दे दी जाती है। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब उस समय ये भाग जाते हैं, लेकिन बाद में फिर पकड़े जाते हैं ना। जैसे हुआ कांड 1930 में था, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, फिर फांसी दे दी जाती है। इस वजह से इतना टाइम चला जाता है। वरना सोचोगे सर 1930 में कांड हुआ, 1933 में क्यों पकड़े जाते हैं, भाग जाते हैं भैया, भाग जाते हैं, सोचो तुम भी भागो। चलो बताओ कौन सा यहाँ पर, ये कमीशनों को पढ़ो, बताओ कौन सा कमीशन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कमीशन दिया उनसे संबंध में ये सही नहीं है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। साइमन कमीशन, ली कमीशन, लिनलिथगो कमीशन, मुडीमान कमीशन, बताइए। ये लिनलिथगो जी का आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगे, ये आपके इतिहास में जो है जाने जाते हैं। एक तो ये कमीशन संबंधित थे ही, साथ ही साथ जो है इतिहास में ये और भी अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटेन की वजह से, भारतीयों की दृष्टि से इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मुडीमान कमीशन जवाब दिया, उस सही कर ले। देखिए भैया इस कमीशन में जो है दरअसल आपका जो द्विशासन सब चीज़ें नहीं चल रही थी, द्विशासन, उस द्विशासन व्यवस्था में जो कमियां थी उसको लेकर के ये मुडीमान कमीशन जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, ये उससे संबंधित था। बाकी साइमन कमीशन आपको पता है,
ये आता है जो 1932 के आसपास अपनी रिपोर्ट लाता है, तब तक उसका रिपोर्ट कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ली कमीशन तरह से जो राजाओं के पास जो ब्रिटिश ऑफिसरों की नियुक्त होती है उसको लेकर के सुधार के संबंध में था। और लिन लिथगो भैया भारतीय कृषि की समस्या को लेकर के सुधार के संबंध में स्थापित की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। 1 मिनट, बहुत छोटा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ओहो, रुकिए 1 मिनट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लिख देता हूँ जिससे आप लोग को दिखाई दे। चलो 1 मिनट, अब दिख रहा होगा ना। हाँ, कौन सा कथन सत्य है बताइए। ABCD में से बताइए कौन सा कथन सत्य है। जवाब दीजिए भैया, कौन सा कथन सत्य है। इसके बाद आखिरी प्रश्न होने वाला, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत लंबी क्लास नहीं चाहता और क्लास फटाफट खत्म होने वाली, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो देखिए भैया, अब आपको मैं बताता हूँ, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट अब बनाया क्यों था, पढ़िए समझो। दरअसल नेहरू रिपोर्ट उस समय जो ब्रिटेन के मुख्य क्या नाम है प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि तुम लोग अपना जो है खुद का क्या नाम है वो एक संविधान नहीं बना सकते हो। जो उस समय जो है लॉर्ड बर्कनहेड जो थे, जो उस समय क्या नाम है प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उन्होंने चैलेंज देते, उसी चैलेंज को स्वीकार करते हुए नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जो मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में थी। ये जाने जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में थी। तो उसमें जो है क्या क्या चीज़ों को रखा गया था समझिए। इसमें मिलने के लिए मोदी की अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना की मांग की गई थी। इसमें 19 मौलिक अधिकारों को बताया गया था। तो देखिए, इसलिए पहला कथन सत्य है। दूसरा नहीं भैया, इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिसे लेकर के काफ़ी लोग जो है इससे नाराज़ भी हुए थे। यहाँ तक कि इसी को लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोग भी नाराज हुए थे। इसमें 19 मौलिक अधिकारों की बात की, जी भैया मौलिक अधिकारों की यहाँ से जो है बात चालू हो जाती है। इसमें राज्यों को धर्म पर नहीं भैया, गलत है। इसमें यह कहा गया था कि राज्यों को धर्म से अलग कर दो, मतलब धर्म और राज्य का बीच कोई संबंध ही ना हो। धर्म को आदमी अपने हिसाब से जैसा भी चाहता है जिए, उसको लेकर के हमें उनके कामों में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया, पहला और तीसरा, यानी कि क्या, डी था। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है आज का आखिरी प्रश्न। बताओ, मुस्लिम लीग की दिल्ली प्रपोजल को कांग्रेस ने किस सेशन के दौरान स्वीकृत किया। अब आप कहोगे सर दिल्ली प्रपोजल क्या था। देखिए होता क्या है, आपका ये संविधान बनने की बात आती है जो नेहरू रिपोर्ट के आधार पर बन रहा होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि केवल कांग्रेस, मतलब मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस से थे तो ये बना देंगे, क्योंकि भैया उस समय तक बंटवारे को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। अब बात समझिएगा, ठीक है। जब ये चीज़ें बन रही थी कोई विशेष चर्चा नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली तौर पर। तो होता यह है कि इसमें जो है इनको बुलाया जाता है, मुस्लिम लीग से कहा जाता है कि आप भी अपनी राय दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी जो है दिल्ली प्रपोजल भेजते हैं, ठीक है। और ये कांग्रेस के मद्रास सेशन जो आपका दिसंबर 1927 में होता है, दिसंबर 1927 में होता है, वहाँ पर जो इनके दिल्ली प्रपोजल को क्या है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। क्या उनके यहाँ पर दिल्ली प्रपोजल को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें जो थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती हैं उसमें ये होता है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, आपको पता है कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट, मतलब अलग मतदाता सूची और सबकी एक साथ मतदाता सूची, तो उसमें जो है उसी को लेकर के मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो है थोड़ा सा कम्युनल आधार पर टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन फिर भी उनका दिल्ली प्रपोजल जो है मान लिया जाता है। और दिल्ली प्रपोजल उन्होंने बेसिकली 4 बातें कही होती है मुस्लिम लीग ने, कि हम जो है जॉइंट इलेक्टोरेट जो है, मतलब एक साथ मतदाता सूची तैयार करेंगे जिसमें हम मुस्लिमों को कुछ सीटों पर रिजर्वेशन देंगे, ये कहते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, जो मतलब केंद्रीय विधान परिषद है, वो सभा है, वहाँ पर हम 1/3 जो है मुस्लिमों को क्या आरक्षण देंगे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जैसे पंजाब, बंगाल, यहाँ पर जो है मुस्लिमों को उनकी आज़ादी, उनकी संख्या के आधार पर क्या नाम है प्रतिनिधित्व दिया जाए, संख्या के आधार पर। क्योंकि आपको पता है कि जो बंगाल और पंजाब था, यहाँ पर जो है मुस्लिम कम थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल के ईस्ट में ज़्यादा थे और वेस्ट में कम थे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पंजाब में तो आपको पता ही है कि वहाँ पर जो है पंजाबी थे, बाकी पंजाब से आप जैसे इधर आते तो वहाँ पर
मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यही देखो कि उन्होंने ये कहा था कि 3 नए, यहीं पर देखो 3 नए उन्होंने जो क्या है मुस्लिम जो जनसंख्या जहाँ ज़्यादा, वो 3 नए प्रोविंस यानी कि 3 नए राज्य बनाने की बात भी उन्होंने यहीं पर की थी। इसका नाम क्या, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। जी भैया, सिंध की यहाँ पर बात की गई थी, बलूचिस्तान और क्या यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर आखिरी प्रश्न में इतना थोड़ा समय लिया, और क्या, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये 3 की मांगे, यही इनकी 4 मांगे होते दिल्ली प्रपोजल में। तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ से ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे भैया आप लोगों से इसी समय, और बहुत जल्द आप लोग की पूरी क्लास खत्म होनी है। मान के चलिए आप लोगों ने 80% पढ़ लिया इतिहास। ठीक है, अब 20% चीज़ें बची हैं, उसे भी फटाफट खत्म कर दिया। मतलब ये मान के चलिए 200, 250, 177 हो गए। अब मुश्किल से आपके मान चलिए 50-60 प्रश्न और बचे, आपकी पूरी चीज़ें यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 से 3 क्लास और चीज़ें खत्म। इसी के साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। और सारी क्लासेस देखो भैया, इसके बाद 9:30 बजे, 12:30 बजे, फिर शाम को 8 बजे और सुबह 8:30 बजे आप लोग को ये देखने को मिल ही रहा है। बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक नहीं किया, लाइक कर दे भैया, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी क्लास के बाद अगर आप लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो बताओ क्या होगा। अरे यार, इतनी मेहनत की जाती है, इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है, कम से कम अब तो कर दो। और 7वीं क्लास नहीं देखो, इससे पहले क्लासेस नहीं देखो तो देख डालो। ये 7वीं क्लास आप लोग के सामने यहाँ पर दिख गई होगी, और इससे पहले क्लासेस देख लो। सब्सक्राइब के लिए यहाँ पर सी दिख गया होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टाटा, सी यू।